नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ लाया हूँ कक्षा 11 के जो विषय मेरा चल रहा है, विषय बैंकिंग में मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति क्या होती है इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, इसके क्या कारण हैं और इसके विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो थोड़ा चलिए पिछली वीडियो की बात करते हैं, जो पिछला टॉपिक था, फिर आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मुद्रा अत्यधिक मात्रा में चलन में आ जाती है, यानी कि स्फीति का मतलब प्रसार या फैलाव से है। जब मुद्रा की मात्रा जितनी मांग होती है, यदि उसकी पूर्ति उस मांग से अधिक हो जाती है तो ये स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। इस स्थिति में दो भयंकर कारण उत्पन्न होते हैं। एक तो है कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, ये बहुत भयंकर प्रभाव बोलेंगे इसको। एक तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, दूसरा वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। तो मुद्रा का मूल्य क्यों कम हो जाता है? मुद्रा का मूल्य इसलिए कम हो जाता है क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और वस्तुओं का मूल्य क्यों बढ़ जाता है? वस्तुओं का मूल्य इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उस मात्रा के हिसाब से जो है उत्पादन नहीं बढ़ पाता। तो यदि हम इन दोनों को ही ले लें कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से रोक दें और उत्पादन को घटने से रोक दें, तो मुद्रास्फीति पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मुद्रास्फीति को कैसे रोकना चाहिए, क्या इसके उपाय हैं, इसी की बात करेंगे। और मेरा टॉपिक भी है कि मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय। तो चलिए बात करते हैं मुद्रास्फीति की। इसको समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति को रोकने के दो उपाय हैं। पहला क्या कारण क्या था इसका? कारण था कि देश में मुद्रा की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाना। तो यदि उस पर कंट्रोल कर लिया जाए तो वो क्या होगा? मुद्रा की जो मात्रा है वो कंट्रोल कर ली जाए तो मुद्रास्फीति पर भी कंट्रोल हो सकता है। यानी इसका पहला कारण है मुद्रा विस्तार को रोकने के उपाय। कारण क्या था इसका? कारण यही तो था कि मुद्रा का अत्यधिक विस्तार हो रहा है। तो यदि मुद्रा के विस्तार को रोक दिया जाए तो मुद्रास्फीति पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए इसका उपाय भी यही बना कि मुद्रा विस्तार को रोकने के उपाय। हम मुद्रा विस्तार को रोक दें तो इससे क्या होगा? इससे मुद्रा की जो मात्रा है, जो बढ़ रही है मात्रा, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें दो उपाय हैं। सबसे पहले मौद्रिक नीति और दूसरा राजकोषीय नीति। उसकी अभी बात करेंगे। मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति यहां पर शब्द आप देख रहे हैं, थोड़ा पहचान का शब्द है। मौद्रिक यानी मुद्रा से संबंधित नीति। मुद्रा से संबंधित नीति, दो तरह की नीतियां होती हैं। मुद्रा विस्तार को रोकने के लिए दो तरह की नीतियों को हम उपयोग में लाया जा सकता है। एक मौद्रिक नीति, दूसरी राजकोषीय नीति। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत सबसे पहले आता है देश में मुद्रा की मात्रा को कम करना, या ऐसे लिख सकते हैं मुद्रा की मात्रा को कम करना। दूसरा है साख की मात्रा को कम करना, मात्रा को कम करना। मुद्रा की मात्रा को कम करना और साख की मात्रा को कम करना, ये दो इसमें उपाय अपनाए जाते हैं मौद्रिक नीति के अंतर्गत। तो मौद्रिक नीति में सबसे पहले मुद्रा की मात्रा को कम करना। मुद्रा पर जो नियंत्रण होता है वो सरकार का भी होता है और
भारत मतलब केंद्रीय बैंक का भी होता है। जो भारत का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका नियंत्रण मुद्रा पर है। तो यदि देश में मुद्रा की मात्रा अत्यधिक हो गई है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए देश में अगर मात्रा अधिक हो गई है तो उस पर कंट्रोल करने के लिए कुछ मुद्रा को बंद किया जा सकता है। विमुद्रीकरण जिसको कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन। विमुद्रीकरण का अंतर्गत जैसे अभी हुई थी नोटबंदी। नोटबंदी जब हुई थी तो क्या हुआ था, 1000 और 500 के नोट बंद हो गए थे और वो चलन से बाहर हो गए थे। यदि सरकार चाहे तो उस जितनी मात्रा पहले चलन में थी मुद्रा में, उससे कम मात्रा में निर्गमित कर सकती थी। ठीक है, तो इस नीति के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा को कम करने के अंतर्गत जो नोट चलन में होते हैं उसको बंद करके उसको वापस लेकर नई मुद्रा चलन में डाली जा सकती है, जिसकी मात्रा पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। एक दर के अनुसार अगर नए नोट निर्गमित करने हैं तो उसकी दर को कम कर दिया जाए कि नए नोट को कम मात्रा में, कम रुपए में देंगे। जैसे मान लीजिए नया नोट आप 100 का दे रहे हैं तो वो 80 का माना जाएगा। नया नोट जो है महंगा बिकेगा पुराने की अपेक्षा। ठीक है, ये एक नीति है, चलन में कम है थोड़ी इस तरह, लेकिन ये मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय तो है, इसलिए इसको देखना पड़ रहा है। आगे है साख की मात्रा को कम करना। रिजर्व बैंक साख नियंत्रण नीति के द्वारा भी इस पर नियंत्रण रखता है। साख की मात्रा का मतलब लोगों को ऋण प्रदान करने से। अगर लोगों को अधिक ऋण प्रदान किया जाएगा तो देश में फिर मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। तो रिजर्व बैंक साख नियंत्रण की कुछ नीतियां अपनाता है, जैसे बैंक दर को बढ़ाना, प्रतिभूतियों को बेचना बाजार में, साख का राशनिंग, इसकी कई सारी विधियां हैं। तो इसके द्वारा भी देश में जो मुद्रा की मात्रा है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा आता है, अब ये पहला था, दूसरा है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति के अंतर्गत ये सरकार की नीति है। ये बैंक की नीति थी, मौद्रिक नीति, और यह है राजकोषीय, यानी सरकार किस नीतियों के द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा को कम कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें करों में वृद्धि करना तथा नए कर लगाना। करों में वृद्धि करना तथा नए कर लगाना। करों में वृद्धि करने का मतलब करों की दर में वृद्धि करना है। सरकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो कर लगा रही है वर्तमान में, उसकी दर को बढ़ा सकती है, उस कर की दर को बढ़ा सकती है। मान लीजिए 10% लग रहा है तो उसको बढ़ाकर और भी बढ़ा सकती है, तो अथवा नए कर लगा सकती है। तो इससे क्या होगा, इससे जनता के बहुत बड़ा धन का भाग सरकार के पास पहुंचेगा और उनकी क्रय शक्ति क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, क्रय शक्ति घटने से वस्तुओं के मूल्य भी घटने लगेंगे। तो राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार मुद्रा की मात्रा में कमी करती है। ठीक है, दूसरा है सार्वजनिक ऋण लेना। सार्वजनिक ऋण लेना, सार्वजनिक ऋण लेने का आशय है कि सरकार जनता से ऋण ले सकती है। सरकार जनता से ऋण ले सकती है। ऐसा होता भी था पहले भूतकाल में कि सरकार को जब नोटों की आवश्यकता होती तो वो विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां बेचकर जनता से ऋण के रूप में पैसा प्राप्त करती थी और उसे निश्चित दर से ब्याज भी देती थी। ठीक है, तो अगर ऋण सरकार जनता से लेगी तो एक बहुत बड़ी रकम का भाग भी सरकार के पास पहुंच जाएगा और लोगों का धन भी सुरक्षित हो जाएगा। लोग सरकार को ऋण देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे क्योंकि सरकार को पर लोग अधिक विश्वास करते हैं। इससे उनका धन भी सुरक्षित हो जाएगा और बहुत बड़ा भाग मुद्रा का सरकार के पास भी पहुंच जाएगा, जिससे देश में मुद्रा की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है बचत को प्रोत्साहित करना। बचत को
प्रोत्साहित करना। बचत को प्रोत्साहित करना, इस हेडिंग को तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि लोगों में अगर बचत की भावना जगानी है तो सरकार को नई नई स्कीमें उसके लिए लानी होंगी, जिससे लोगों में बचत करने के प्रति प्रोत्साहन बढ़े और वो अपने धन को क्या करें, बैंकों में जाकर जमा करें। और बैंकों के पास जब धन पहुंच जाएगा बहुत अधिक मात्रा में, तो उसकी जो है जो चलन की वो है गति, वो क्या होगी, वो धीमी पड़ जाएगी। तो बचत करने से क्या होता है, वो जो मार्केट में धन चल रहा है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो पहुंच जाएगा बैंकों के पास, जो वहीं रहेगा। ठीक है। और नेक्स्ट आगे है सरकारी व्ययों को कम करना। सरकार के जो कोष हैं, सरकार के जो खजाना है, तो उस खजाने से ही सारा खर्चा सरकार द्वारा किया जाता है। अगर खर्चा नहीं होगा तो वो क्या होगा, धन खजाने में ही रखा रहेगा। तो जब सरकार व्यय करती है, योजनाओं में लाती है या और अन्य कोई व्यय करती है जो, तो उससे क्या होता है, उससे जो सरकार का खजाना है वो धीरे धीरे कहाँ आ जाता है, बाजार में आने लगता है। बाजार में आने से क्या होता है, बाजार में आने से उस जो मुद्रा की मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो अपने व्यय को क्या करे, कम करे। कम करने का मतलब अनावश्यक व्यय ना करे, जिसकी कोई आवश्यकता ना हो। ठीक है। और आगे है नेक्स्ट इसका 5, संतुलित बजट बनाना। संतुलित बजट बनाना। संतुलित बजट बनाने का क्या मतलब है, संतुलन का मतलब बैलेंस से है। अभी मैंने जब इसके कारण पढ़ाए थे तो मैंने एक हीनार्थ प्रबंधन बताया था कि सरकार को आय तो कम है लेकिन खर्चे ज़्यादा हैं। इस स्थिति में वो नई मुद्रा का निर्गमन कर देती है। तो संतुलित बजट बनाने का आशय है कि सरकार को ये देख लेना चाहिए कि उसकी आय कितनी है, तो आय के हिसाब से ही व्यय करे वो सरकार। ठीक है। उसे संतुलित बजट बोलते हैं, यानी जितनी आय हो उतना ही व्यय हो। ऐसा नहीं कि व्यय की मात्रा अधिक हो गई फिर मुद्रा कहाँ से आएगी, इनकम तो है नहीं, इसलिए वो रिजर्व बैंक को और मुद्रा छापने का आदेश दे देती है। तो संतुलित बजट का आशय है कि जितनी सरकार की आय है उतना ही व्यय होना चाहिए, वो संतुलित बजट कहलाता है। ठीक है। इसे बचत का बजट भी कहते हैं। तो ये जो आपने देखा कि मुद्रा विस्तार को रोकने के उपाय थे, जिसमें 2 थे, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक करता है व्यवस्था, और राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार उसको व्यवस्था कम करती है। अब मुद्रास्फीति का एक दूसरा कारण भी था, दूसरा प्रभाव भी था। क्या प्रभाव था कि इससे वस्तुएं महंगी होने लगती हैं। वस्तुएं महंगी होने लगती हैं तो वस्तुएं, अगर हम उत्पादन बढ़ा दें तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ने से उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा और फिर वस्तुएं अपने सही मूल्य पर बिकने लगेंगी। यानी कि इसका एक उपाय ये भी हो सकता है, जैसे पहला था मुद्रा विस्तार को रोकने के उपाय, हम दूसरा यहाँ पे आएगा उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के उपाय। जब उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, देश में ज़्यादा वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाएगी, फिर महंगाई नहीं होगी। महंगाई किस चीज़ की होती है, मैंने पहले भी बताया था, जो वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं वो वस्तुएं महंगी बिकती हैं। अगर कोई वस्तु, कोई भी चीज़, ये सब चीज़ पर लागू है ये नियम, कोई चीज़, कोई भी अगर मांग से ज़्यादा है, अगर मांग से ज़्यादा उसकी पूर्ति है तो वो वस्तु सस्ती ही होगी। और यदि कोई वस्तु उसकी मांग जितनी है उससे कम होगी, उसकी पूर्ति मांग से कम होगी, तो वो वस्तु क्या होगी, वो महंगी होगी। ठीक है। वस्तुएं इसीलिए सस्ती महंगी होती हैं क्योंकि वो उनकी मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी पूर्ति पर निर्भर करती है। जैसे गोल्ड है, आप जगह जगह गोल्ड नहीं देखते होंगे, सोना, इसलिए वो महंगा है। आप जगह जगह लोहा देखते होंगे, उसकी मात्रा अधिक है, इसलिए वो सोने की अपेक्षा बहुत सस्ता है। अगर यही लोहा आपको देखने को नहीं मिले, जैसे सोना देखने को नहीं मिल रहा, गोल्ड देखने को नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, इसके दाम भी
बढ़ने लगेंगे। तो ये जरूरी नहीं कि लोहा सस्ता है, वो मात्रा कितनी है इसका मूल्य उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। तो यदि मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करना है तो उत्पादन की मात्रा को भी बढ़ाना होगा। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले इसके लिए करना है उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना। उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना। उद्योग धंधे ही तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की एक नींव होते हैं। तो उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने का मतलब यह है कि उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे क्या हो, वो उनकी उत्पादन करने की क्षमता जो है, उत्पादन करने की क्षमता बढ़ सके। उत्पादन करने की क्षमता जब उनकी बढ़ेगी तो देश में जो वस्तुओं की कमी हो रही है वो उसको पूरा कर सकते हैं और वस्तुएं अपने संतुलित मूल्य पर बिकने लगेंगी। ठीक है। दूसरा है वस्तुओं का आयात करना। वस्तुओं का आयात करना भी एक नीति है। यदि देश में महंगाई बढ़ने लगती है, किसी वस्तु की मात्रा में कमी आ जाती है, तो सरकार इस पॉलिसी को भी अपनाती है कि वो उस महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए विदेश से वस्तुओं का, उस वस्तु का आयात करने लगती है। तो क्या होता है, इस समय मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है। जब विदेश से वस्तु आ जाती है तो उसकी पूर्ति और मांग लगभग बराबर हो जाती है, जिससे कि मूल्य उसके बराबर आ जाते हैं। तो क्या है, इस स्थिति में सरकार वस्तुओं का आयात भी कर सकती है। और तीसरा एंड लास्ट है सरकार द्वारा उत्पादन करना। सरकार द्वारा उत्पादन करने का क्या मतलब है कि उद्योग धंधे तो उत्पादन कर ही रहे हैं। यदि सरकार को लगता है कि देश में मुद्रा की मात्रा कम हो रही है तो वो भी उस उत्पादन कार्य में सहयोग कर सकती है, उत्पादन को बढ़ा सकती है। ठीक है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था ये, मुद्रास्फीति को रोकने के क्या उपाय हैं बताइए। तो इसमें दो थे, पहला था मुद्रा विस्तार को रोकने के उपाय और एक दूसरा था उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के उपाय। अब इसमें दो थे, मौद्रिक नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक कैसे मुद्रा पर कंट्रोल करता है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार कैसे देश में मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रित करती है। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के उपाय, तो उत्पादन की मात्रा किन किन कारणों से कैसे बढ़ सकती है, वो चाहे तो आप इसमें एक आध टॉपिक और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक सिंपल भी था, कुछ नहीं, बस यही देखना था कि कैसे मुद्रा की मात्रा को क्या करें, कम करें और उत्पादन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं। ठीक है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।